Good morning, gentlemen. Welcome to the weekly roundup, week ending 26 June. In this, ये पिछले एक हफ्ते में दो महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए. एक अग्निपथ और अग्निवीर के कारण रायट्स और आर्सन, और दूसरा बीजेपी ने या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को चुना. वी विल डिस्कस दीज टू इवेंट्स. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, अग्निवीर और द अग्निपथ स्कीम. नाउ सेलिएंट एस्पेक्ट्स तो इस स्कीम के सभी को पता है. दे आर ऑल ओवर द मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और व्हाट्सएप पे और अन्य सोशल मीडिया चैनल्स. तो सेलिएंट एस्पेक्ट्स मैं कवर नहीं करूंगा, आप तो एवरीवन नोज अबाउट इट. Let's begin with what necessitated this change. Now, first one can be attributed to salary and pension bill, जो इतना बढ़ गया था, कहते हैं कि 1/3 हो गया डिफेंस बजट के. तो नेचुरल जाहिर सी बात है, अगर 1/3 सैलरी और पेंशन में चला जाता है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मॉडर्नाइजेशन या उसको बेहतर कैसे किया जाए वो पैसे ही नहीं बचेगा. लेकिन साथ में ये भी इशू है कि इस पेंशन और सैलरी बिल में सिविलियंस जो एमओडी में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, उनका भी शामिल है इसमें. तो ये खैर सोचने की बात है, सरकार जाने. लेकिन दिस इज वन ऑफ द कॉजेस. द सेकेंड जो सरकार क्लेम करती है दैट द एवरेज एज ऑफ आर्म फोर्सेज इज अराउंड, दे क्लेम दैट 33 to 34 years. It will now come down to 27 years. Now here is a misconception. Misconception ऐसे है कि what armed forces want is endurance. Endurance mental and physical. वो वेट लिफ्टर वाला मोमेंटरी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए हमें. और ये जो मेंटल और फिजिकल एंड्योरेंस है ये उम्र के साथ ही आता है. 20-21 साल का लड़का वो हमारे 30, 31, 32, 33, 34, 35 साल के भी जवान के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि उस जवान में जो 30 साल का है, 32 साल का है, उसके मसल्स अब डेवलप हो गए हैं, वो टोन्ड अप हो गए हैं, और उसमें फिजिकल एंड्योरेंस है और मेंटल एंड्योरेंस है. वो 30 किलोमीटर पिट्ठू लाद के हथियार के साथ, पूरे एम्युनिशन के साथ वो जंगल में चल सकता है. उसकी मेंटल और फिजिकल एंड्योरेंस बहुत है, जबकि ये 20-21 साल के जवान लड़के को ये डेवलप होने में समय लगता है. सो ये मिसकंसेप्शन में ना रहें कि एवरेज एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. और 26-27-21 साल का जवान जो है, वो यंग लड़का, वो हमारे सोल्जर से 32-33 साल से मुकाबला कर सकता है मेंटल और फिजिकल एंड्योरेंस में. हमें वेट लिफ्टर वाली मूवमेंटरी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, हमें वो पंजा लड़ाने वाली स्ट्रेंथ नहीं चाहिए. देयर इज अ डिफरेंस. ओके, नाउ बहुत सारे इसी स्कीम को लेके बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स ने भी कमेंट किए, एक्सेप्ट जनरल मलिक, जिन्होंने अमित शाह जी को प्रेस किया और थैंक किया. बाकी सब मोस्ट ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स हैव बीन क्रिटिकल अबाउट दिस स्कीम. और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सर्व कर रहे हैं ऑफिसर्स, उनको उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सके. दे शुड बी एयरिंग देयर कंसर्न्स पब्लिकली, राइट, बिकॉज दे सर्विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो मोस्ट ऑफ द कमेंट्स देयरफॉर हैव कम फ्रॉम द वेटरन्स. नाउ जनरल बख्शी सेड ही वाज flabbergasted. No pilot project but straight implementation. For God's sake, don't do it, he warned. Air Vice Marshal Bahadur said, hope all the implications have been deliberated upon diligently. अर्थात सारे जो इसके इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, ऑपरेशनल एंड अदरवाइज, वो सरकार ने, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्होंने होपफुली इस पे डिलिबरेट किया होगा डिलीजेंटली, ठीक ढंग से, क्योंकि इसके एडवर्स इम्पैक्ट्स भी बहुत सारे हैं. जनरल भाटिया सेड इट्स अ डेथ नेल फॉर द आर्म फोर्सेस. जनरल कामत सेड इट अमाउंट्स टू सेल्फ एमोलेशन, मतलब अपने आप को जला देना, या अर्थात जो वो कहावत है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, ये उसके बराबर है. नाउ व्हाट आर देयर कंसर्न्स, व्हाई आर दे वरीड अबाउट. नाउ 3 कैटेगरी हैं जिनके कंसर्न्स हैं, जो अपने कंसर्न्स एयर कर रहे हैं. One, who are concerned about the national security
and the impact of this scheme on the armed forces. सेकेंड कैटेगरी वो है जो पॉलिटिकल माइंड है, वो उनका कंसर्न अपनी राजनीतिक पार्टी पे क्या आएगा, वो उसकी चिंता है कि हमारे मोदी जी पे क्या असर आने वाला है, वो उसकी चिंता करते हैं. थर्ड इज द रूरल यूथ. हमारी ऑलमोस्ट 70% सोल्जर्स रिक्रूट होते हैं रूरल इंडिया से, राइट? तो उनके भी कुछ कंसर्न्स हैं. तो ये तीन कैटेगरी हैं. सो लेट्स डिस्कस द कंसर्न्स ऑफ फर्स्ट द कैटेगरी वन, दैट इज those who are concerned about the national security and the impact of this scheme on armed forces. पहली चीज जो सबको पता होना चाहिए और बहुतों को नहीं मालूम है कि अब इस स्कीम के बाद परमानेंट रिक्रूटमेंट आर्म फोर्सेस में बंद हो गया है. अग्निपथ कोई ओवर एंड अबव या एडिशनल स्कीम नहीं है. अब फौज में सिर्फ अग्निवीर ही आएंगे 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट. अब पॉइंट आता है दूसरा, 4 महीने की ट्रेनिंग और छुट्टियां, तो बचे कितने मुश्किल से हार्डली 2 से 3 साल बनने के पास. हमें ट्रेंड सोल्जर बनाने में करीब 2 से 3 साल लगते हैं यूजुअली. तो बाई दिन तो वो बंदा तो जाने वाला होगा. अब मैं आपका दिमाग उस तरफ ले आता हूं जहां जो लोग मानसिकता, हम सबको मालूम है कि जब व्यक्ति रिटायर होने वाला होता है, 1-2 साल बचे होते हैं, तो वो किस मानसिकता से गुजर रहा होता है और काम करता है. वही मानसिकता यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है. और ये रिस्की जॉब है, इसलिए ज़्यादा होगी. सो वर्चुअली दिस में बिकम ए टूर. लोग तो पहले बीच में कहते हैं टूर ऑन ड्यूटी और ये सब स्कीम, ये तो वर्चुअली एक टूर बन जाएगा. 4 महीने की ट्रेनिंग, 3-4 महीने की छुट्टियाँ, और टोटल 1 साल निकल गया. बाकी बचे 3 साल. 1 साल आप रिटायरमेंट जाने की प्लान कर रहे हो, आपको जॉब देखना है बाहर, तो और ट्रेनिंग कोई इतनी आसान तो होती नहीं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फाइटिंग ऑन 2.5 fronts, China, Pakistan, militants, can we rely on these kind of soldiers who are on contract for 4 years? इसका मेन इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो देखने में आएगा 10 से 15 साल में, जब 50% सोल्जर्स अग्निवीर होंगे. उनको एम्प्लॉय कैसे करेंगे जो पुअरली ट्रेंड, पुअर मोटिवेशन, उनका मोटिवेशन भी डाउटफुल होगा. क्योंकि जैसे मैंने बोला, रिटायरमेंट जैसे जैसे नज़दीक आता, मानसिकता चेंज होती जाती है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बिजनेस हो या अदरवाइज, डज नॉट मैनेज इट्स कोर बिजनेस एरियाज विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ. ये तो हमारी सिक्योरिटी का सवाल है. द नेशन हैज टू टेक अ कॉल नाउ. कैन इट लीव इट सिक्योरिटी ऑन सोल्जर्स हु आर ऑन अ 4-year कॉन्ट्रैक्ट? ना हमारे सामने रशिया का एग्जाम्पल सामने है. यूक्रेन में रशियन जो उनके यहाँ भी यही सिस्टम था. तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल सोल्जर्स थे, जब पहला शॉट फायर हुआ दुश्मन से, तो वो तुरंत हाथ करके खड़े हो गए ऊपर करके और कुछ भाग गए, क्रिएटिंग एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर अ प्रोफेशनल आर्मी. नाउ द 6th is selection on all India basis. Agniveers will be selected on an all India basis competition. Now the question arises, फिर regiments का क्या होगा? Indian Army, infantry खासकर, which is the main fighting arm of the Indian Army, has, every regiment has its own history, its ethos, its war cry, culture, language, food, even. आप ये सब डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? वाई शुड वन बी डूइंग ऑल दिस? अगर यही रेजिमेंट्स ने इतनी सारी लड़ाइयों में हमें जीत दिलाई है, सो वाई शुड वी बी चेंजिंग द विनिंग कॉम्बिनेशन? क्रिकेट में भी यही बोलते हैं ना, एक जीती हुई टीम का कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करते. वी से व्हाई डू यू वांट टू चेंज द विनिंग कॉम्बिनेशन? इन आर्म फोर्सेज ऑल्सो वी से इफ द थिंग इज वर्किंग परफेक्टली, व्हाई फिडल विद इट? 7th, where was the hurry? जल्दबाजी कहाँ थी? किसी स्टेक होल्डर से कोई डिस्कशन नहीं, कैबिनेट कमेटी फॉर डिफेंस में डिस्कशन नहीं,
जनरल वीके सिंह जो सरकार के हिस्सा हैं उनसे भी कोई डिस्कशन नहीं, उन्होंने भी कह दिया कि मैं ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस टीम हु डिस्कस्ड दिस अग्निपथ. So these are the areas of concern on which have been aired by the senior officers and all जो कि first category वाले, those who who have concern for the national security and are concerned about the impact of this scheme on armed forces. Now let's discuss about the concerns of youth. उनके क्या concern है? मैं खुद HR head रहा हूँ बहुत सारी कंपनीज में. What is the value of their skills in the job market? अर्थात ये जो कॉम्बैट आर्म्स के लोग जवान हमारे बाहर आते हैं उनकी जो स्किल्स हैं उसकी वैल्यू क्या है जॉब मार्केट में. कॉम्बैट आर्म्स में इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, इनके जो जवान आते हैं इनकी स्किल्स की क्या वैल्यू है. इसमें कई बार मैं तो ऑफिसर्स को भी इंक्लूड कर लेता हूँ. इनकी वैल्यू है सिर्फ इनको सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिलता है. और लेकिन जब वो एक्सप्लॉइट करते हैं कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, उनको 12 घंटे की ड्यूटी करवाते हैं, सैलरी भी कम देते हैं, तो एटलीस्ट दे आर एबल टू रिजाइन बिकॉज दे हैव पेंशन टू बैंक अपॉन. उनको भी फैमिली मैनेज करनी भाई. 33-34 साल का एक एनसीओ बाहर आता है तो उसके बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल या कॉलेज जा रहे होते हैं. अब इमेजिन करिए 21 से 27 साल का एक अग्निवीर बाहर आता है, उसको आपने 11 लाख तो दे दिए. 26, 27, 25 साल में वो अपनी फैमिली बनाने के प्रोसेस में है. उस वक्त उसकी वैल्यूज, उसकी स्किल्स की वैल्यू से सिक्योरिटी गार्ड ही है. ही विल बी एक्सप्लॉयटेड बाय द प्राइवेट कंपनीज एंड ही विल नॉट हैव द पेंशन टू बैंक अपॉन. हाउ मेनी जॉब्स कैन गवर्नमेंट प्रोवाइड? So he will be exploited. मैं रीसेंट एग्जाम्पल देता हूँ जो कि एक बड़े, जब इतने सीनियर फौजी के साथ हो सकता है तो ये 25-26 साल के, क्योंकि स्किल्स लेवल तो सेम है. अ रियल एस्टेट कंपनी विच इज गॉट लॉट ऑफ टाउनशिप्स है, उनका जो जीएम था, ही रैंग मी अप वन डे, ही सेड सर यू आर फ्रॉम आर्मी, तो आपकी कोई जान पहचान हो, कोई जानता हो कोई फौजी, तो हमारे यहाँ एक पोजीशन एसेट मैनेजर की. तो आई आस्क्ड हिम द प्रोफाइल, द सैलरी ही वुड पे. सो ही एक्सप्लेन मी कि एसेट मैनेजमेंट करना है टाउनशिप का बेसिकली, और उसकी सैलरी होगी अराउंड 35,000 to 40,000. सो आई सेड इट इज़ अ जेसीओस जॉब प्रोफाइल. तो मैं सैनिक बोर्ड में अप्रोच करता हूँ, उनको बता दूंगा, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो कॉल कर लेगा आपको. Now, so I informed the Sainik board. Around a week thereafter, one JCO called me up. अब ख्याल देखने वाली बात, वो एक स्पेशल फोर्सेस का बंदा, कमांडो, एक रिटायर्ड JCO, फिजिकली फिट, राइट. उसने मेरे को कॉल किया एंड ही सेड सर मेरे को ऐसे ऐसे आपका नंबर दिया सैनिक बोर्ड ने, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ. आई सेड ओके, आपको मैं जॉब प्रोफाइल मैंने बता दी और सैलरी भी बता दी कि ये सैलरी तकरीबन होगी, और उसको वो जनरल मैनेजर जो कंपनी का था वो दे दिया. आफ्टर 2 weeks दिस जेंटलमैन, दिस जेसीओ रैंग मी अप, सर ऐसी कंपनी में कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? आई सेड क्यों, क्या हो गया? मुझे नहीं मालूम आपका क्या डिस्कशन हुआ है. तो कंपनी रेप्यूटेड, नाम है उसका पैन इंडिया लेवल पे. ही सेड सर वो मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं 12 घंटे ड्यूटी करूं और 7 दिन, मेरे को संडे भी कोई वीकली ऑफ नहीं, और आपने बोला था सैलरी 35 से 40 हज़ार, वो सिर्फ 25,000 दे रहे. सो आई हैड अ हार्टी लाफ. आई सेड साहब डू यू रियली नीड अ जॉब? ही सेड नहीं साहब कोई जल्दी नहीं. आई सेड वेट, हम कोई स्लेव नहीं हैं, हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता. इसे हाँ साहब पेंशन है मेरी अच्छी का. आई सेड डोंट वरी, वी विल सर्टेनली फाइंड अ सूटेबल अप्रोप्रिएट, यू विल गेट एन अप्रोप्रिएट जॉब, जस्ट वेट. लेकिन हम स्लेव्स नहीं हैं that we can be exploited like. This is how the private companies exploit
आर मेन. फाइनली, क्या कोई और मेथड नहीं था पेंशन बिल और सैलरी बिल को कम करने का? क्या कोई और मेथड अवेलेबल नहीं था एवरेज एज कम करने का? क्या जेसीओस सूबेदार और नायब सूबेदार की रैंक एबॉलिश नहीं की जा सकती? वो तो ब्रिटिशर्स ने दी थी, बिकॉज दे वांटेड अ लिंक बिटवीन द हिंदी स्पीकिंग और जवान विद द इंग्लिश स्पीकिंग ऑफिसर्स. तो वो जो लिंक था उसके लिए बनाने के लिए उन्होंने जेसीओ रैंक नायब सूबेदार और सूबेदार क्रिएट की थी. अब क्या आवश्यकता है कि 45 से 50 साल का सूबेदार एक प्लेटून कमांडर बने? भाई, ऑफिसर्स का भी, कमांडिंग ऑफिसर की एवरेज एज एक समय अराउंड 41-42 थी. उसको रिड्यूस करके आज हम 38 पे ले आए. कैसे हुआ ये? सेकेंड लेफ्टिनेंट की रैंक एबॉलिश की, लेफ्टिनेंट आने लगे लोग, उसके बाद जल्दी कैप्टन बनने लगे, जल्दी मेजर बनने लगे. आज 11 साल के में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता है और 37-38 साल के में आपका कर्नल बन रहे हैं. क्या ये चीज जवानों के साथ नहीं हो सकती कि 10 से 12 साल में हवलदार बन जाए आदमी? उसकी ट्रेनिंग कराएं और उसको कैपेबल कर दें. बाकी आर्मीज में भी है, सार्जेंट जो कि इक्विवेलेंट टू हवलदार होता है, वो भी तो प्लेटून कमांडर है यूएस आर्मी में और वेस्टर्न आर्मी में. तो हम क्यों नहीं कर सकते? आपकी पूरी चीज रिड्यूस काफी हद तक वैसे भी होगी. सो पॉइंट ये है कि वेयर वाज द हरी, राइट? अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. Congratulations to her because she is going to be the next president and 99.9% तो वही जीतेंगी. लेकिन notwithstanding this, we must not forget there was a time when we had presidents like Dr. Radhakrishnan, learned people like personalities like Dr. Radhakrishnan, Dr. Rajendra Prasad, और उसके बाद फिर सारे politicized presidents बनने लगे एक particular political party के, ruling party. Thereafter, finally, we had Dr. Kalam, another learned man. Now, point to ponder is, can we have an apolitical president? The president is required to be apolitical, but ये देखते हुए तो apolitical expect करना मुश्किल है. But can we really have an apolitical president who does not belong to any political party? इतना बड़ा देश है, इसमें क्या हमें एक learned scholar, एक top class professional, अपॉलिटिकल बंदा ही नहीं मिल सकता प्रेसिडेंट बनने के लिए? इवन ट्राइबल्स भी हैं कई लर्नड प्रोफेशनल्स, टॉप क्लास प्रोफेशनल्स. थिंक अबाउट इट जेंटलमैन. आई थिंक वी कैन हैव इट एन अपॉलिटिकल प्रेसिडेंट जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, लर्नड स्कॉलर और अ टॉप क्लास प्रोफेशनल. राइट जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.